अब देखते हैं इंटरनल एड सेविंग क्लॉज। सेविंग क्लॉज आर जनरली अपेंडेड इन केसेस ऑफ रिपील एंड री इनैक्टमेंट ऑफ अ न्यू स्टैट्यूट। इट इज़ इंसर्टेड इन द रिपीलिंग स्टैट्यूट। यह ओल्ड स्टैट्यूट है, पुराना कानून है। यह न्यू स्टैट्यूट है, नया कानून है। यह न्यू स्टैट्यूट जो है यह रिपीलिंग स्टैट्यूट कहलाएगा, रिपील करने वाला, पुराने वाले को हटाने वाला स्टैट्यूट। तो सेविंग क्लॉज नए स्टैट्यूट में इंसर्ट किए जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इंसर्ट कर दिया सेविंग क्लॉज। अब ये सेविंग क्लॉज क्या करते हैं? बाय दिस राइट्स ऑलरेडी क्रिएटेड अंडर रिपील्ड इनैक्टमेंट आर नॉट डिस्टर्ब नॉर आर एनी न्यू राइट्स क्रिएटेड बाय इट। अब इस सेविंग क्लॉज से जो पुराने कानून के तहत कुछ राइट्स वगैरह किसी को मिले थे वह राइट्स डिस्टर्ब नहीं होते और ना ही इससे कोई नए राइट्स बनते। बस ये है कि पुराने जो कानून के तहत जो राइट्स मिले थे वह डिस्टर्ब नहीं होंगे। इन द केस ऑफ क्लैश बिटवीन द मेन पार्ट ऑफ स्टैट्यूट एंड द सेविंग क्लॉज, द सेविंग क्लॉज हैज़ टू बी रिजेक्टेड। यदि सेविंग क्लॉज और मेन पार्ट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, मान लीजिए पूरा कानून है, पूरा एक्ट है, इस एक्ट में बहुत सारे क्लॉज हैं, मेन पार्ट है और यहाँ पे एक सेविंग क्लॉज भी है, तो सेविंग क्लॉज और बाकी जो मेन पार्ट है कानून का उसके बीच में यदि क्लैश हो जाए तो मेन पार्ट माना जाएगा, सेविंग क्लॉज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी एक्ट में ये सेविंग क्लॉज दिया हुआ है, रिपील ऑफ एक्ट, सेविंग ऑफ सर्टेन इनैक्टमेंट्स, इंसिडेंट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज एटसेट्रा। यहाँ पे जैसे कहा गया है, एनी राइट और लाइबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अ लीगल रिलेशन कॉन्स्टिट्यूटेड बिफोर दिस एक्ट कम्स इनटू फोर्स और एनी रिलीफ इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सच राइट और लाइबिलिटी, ऐसी चीज़ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट नथिंग हेयर इन कंटेंट शैल बी डीम टू इफेक्ट एनी राइट और लाइबिलिटी। तो इसमें कहा गया एक तरह से जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से पहले पुराने किसी कानून में कोई अधिकार वगैरह मिले हुए हों उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा इस एक्ट के आने के बाद। वो राइट जो है पहले ही मिल गए हैं या फिर जो लाइबिलिटीज़ हैं किसी के ऊपर लगाई गई हैं वह उसके ऊपर लगा दी गई हैं, उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा, उसको यह नया कानून कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अब देखते हैं शेड्यूल्स। शेड्यूल्स आर द पार्ट ऑफ स्टैट्यूट। शेड्यूल जो है स्टैट्यूट का पार्ट ही होते हैं। दे आर मेंशन्ड एट द एंड ऑफ द एक्ट। यह एक्ट का, कानून का पार्ट ही होते हैं। जैसे पूरा एक्ट है, ये सारा पूरा एक्ट जाके यहाँ पर सब चीज़ें लिखी गई, सारे क्लॉसेज लिख दे गए, एंड में शेड्यूल्स वगैरह होते हैं, लिस्ट टाइप की होती हैं ऐसे। तो यह पूरे स्टैट्यूट का ही पार्ट माना जाता है शेड्यूल। दे डील विद एज टू हाउ क्लेम्स और राइट्स अंडर द एक्ट आर टू बी असर्टेड और टू हाउ पावर्स कन्फर्ड अंडर द एक्ट आर टू बी एक्सरसाइज्ड। ये किस चीज़ से डील करते हैं शेड्यूल्स में? होता क्या है इनमें? ज़्यादातर ये होता है कि जो एक्ट के अंदर जो राइट्स वगैरह दिए हुए हैं, क्लेम्स वगैरह दिए हुए हैं, उन्हें कैसे असर्ट करना है। ये एक्ट के अंदर जो पावर्स वगैरह दी गई हुई हैं उन्हें कैसे एक्सरसाइज करना है, उन पावर को कैसे एक्सरसाइज करना है। और कुछ शेड्यूल्स में क्या होता है, समटाइम्स अ शेड्यूल में कंटेन सम सब्जेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। किसी किसी शेड्यूल में लिस्ट की फॉर्म में होते हैं। और दोनों ही एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में शेड्यूल में बताया है कि पावर एक्सेस कैसे कैसे एक्सरसाइज करनी है, डिग्री को सेट असाइड करने की पावर कैसे एक्सरसाइज करनी है, किसी भी कोर्ट के ऑफिसर द्वारा ऑर्डर बिल को डिपॉजिट करने की पावर कैसे एक्सरसाइज करनी है। तो इस वाले शेड्यूल में पावर्स एक्सरसाइज करने के लिए बताया कैसे कैसे करनी है। और लिस्ट का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे किसी किसी शेड्यूल में लिस्ट होती है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में लिस्ट दी हुई है। यहाँ पे स्टेट्स के नेम है, उनकी टेरिटरीज हैं, उनके किस किस टेरिटरी को कवर करेंगे, आंध्र प्रदेश होगा, असम, ये सभी ये लिस्ट की फॉर्म में शेड्यूल है। शेड्यूल्स आर पार्ट्स ऑफ द स्टैट्यूट इटसेल्फ। शेड्यूल जो है स्टैट्यूट का, कानून का पार्ट ही होते हैं। एंड मे बी लिव्ड इनटू बाय द कोर्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ इंटरप्रेटिंग द मेन बॉडी ऑफ द स्टैट्यूट। और जो मेन बॉडी है कानून की, जो मेन कानून है उसमें सारे प्रोविजंस हो गए, एंड में शेड्यूल हो गए। इन मेन बॉडी को इंटरप्रेट करने के लिए, इसका मीनिंग पता लगाने के लिए शेड्यूल की हेल्प ली जा सकती है, शेड्यूल को देखा जा सकता है। इन द केस ऑफ क्लैश बिटवीन शेड्यूल एंड मेन बॉडी ऑफ एन एक्ट द मेन बॉडी शैल प्रिवेल। यदि शेड्यूल और मेन बॉडी के बीच में क्लैश हो जाता है, दोनों कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपोज करते हैं, तो ऐसे केस में मेन बॉडी की चलेगी, मेन बॉडी को माना जाएगा द मेन बॉडी शैल प्रिवेल। केस लॉ लिखना हो तो MS अफली फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि in case of a clash between the schedule and the main body of an act, the main body prevails and the schedule has to be rejected। इसमें भी यही बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कि यदि शेड्यूल और मेन बॉडी के बीच में क्लैश हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो मेन बॉडी की चलेगी, शेड्यूल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
अब देख लेते हैं अगला इंटरनल एड, पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स आर मार्क्स लाइक, पंक्चुएशन मार्क्स कौन से होते हैं? कोलन, सेमी कोलन, कोलन हो गया, सेमी कोलन हो गया, कोमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, डैश हो गया, हाइफन हो गया, ब्रैकेट हो गए, ये सभी पंक्चुएशन मार्क्स कहलाते हैं, आप सभी को पता है। प्लेसमेंट ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स चेंजेस द मीनिंग ऑफ द सेम वर्ड्स, सेम वर्ड्स का ही मीनिंग बदल देते हैं। पंक्चुएशन मार्क कहाँ लगा हुआ है? एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं यदि लेट्स ईट रोहन, यहाँ पे कॉमा लग गया तो इसका मतलब क्या हुआ? रोहन के साथ खाने के लिए कह रहे हैं। इन द फर्स्ट सेंटेंस वी आर ईटिंग विद रोहन, पहले सेंटेंस में हम रोहन के साथ खा रहे हैं। अब यहाँ पर ये पंक्चुएशन मार्क जो कॉमा ये हटा देते हैं, सीधे कहते हैं लेट्स ईट रोहन, यहाँ पे क्या हो रहा है? हम रोहन को ही खा रहे हैं। इन द सेकंड सेंटेंस वी आर ईटिंग रोहन, खा जाओ रोहन को। इन अर्लियर टाइम्स स्टैट्यूट्स वर पास्ड विदाउट पंक्चुएशंस, पुराने समय में क्या होता था? स्टैट्यूट जो है बिना पंक्चुएशंस के ही पास कर दिए जाते थे। देयरफॉर द कोर्ट्स वर नॉट कंसर्न विद लुकिंग एट पंक्चुएशंस, इसलिए कोर्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो कंसर्न नहीं थे पंक्चुएशन देखने के लिए। बट इन मॉडर्न टाइम्स स्टैट्यूट्स आर पास्ड विद पंक्चुएशंस, लेकिन मॉडर्न समय में क्या हो रहा है? स्टैट्यूट जो कानून जो है पंक्चुएशन के साथ पास किए जा रहे हैं। The rule of interpretation is that while interpreting the provision in punctuated form, if court feels repugnancy or ambiguity, then the court shall read the whole provision without any punctuation, and if the meaning is clear, it will so interpret it without attaching any importance to punctuation. रूल क्या है इंटरप्रिटेशन का? कि यदि किसी प्रोविजन को, किसी कानून को पंक्चुएटेड फॉर्म में पंक्चुएशन के साथ अगर इंटरप्रेट किया जा रहा है और इससे रिपग्नेंसी और एम्बिग्यूटी हो रही है, एक से ज़्यादा मीनिंग निकल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ऐसी कंडीशन में कोर्ट क्या करेगी? बिना पंक्चुएशन के ही उस पूरे कानून को, उस पूरे प्रोविज़न को, उस पूरे सेक्शन को रीड करेगी। और यदि बिना पंक्चुएशन के मीनिंग क्लियर हो रहा है, सब चीज़ क्लियर हो रही हैं, तो उसे बिना मीनिंग के ही पढ़ेगी और पंक्चुएशन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगी। ये हो गए आपके इंटरनल एड्स ख़त्म। आगे देखेंगे हम एक्सटर्नल एड्स।